Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Can someone please confirm in chat if you all can hear me? Okay, thank you, Hamed, Ehsan, Amna, Anas, Mahin, and the rest for your kind confirmation. Acha, I think there are a few people who are new on the group. वो क्लास टाइमिंग्स को लेकर कभी-कभी परेशान हो जाते हैं, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ. एक्चुअली हमारी क्लास वैसे शेड्यूल्ड 7 to 8 ही होती है, बट बिकॉज अभी मगरिब की नमाज ना 6:10 पे होती है, 6:11 पे होती है ना, तो मैं 8 स्टार्ट करता हूँ 6:15 पे, which was earlier supposed to start at 6. तो वो एंड होती है 7:15 पे. इट्स जस्ट ऑन मंडे वेडनेसडे, और फिर हम 7:15 पे ना एएस स्टार्ट करते हैं. तो इसलिए वे स्टार्टिंग अब वो जो ग्रुप पे आता है ना, उसमें कोई पुराना वाला टाइम लिखा हुआ होता है, बट लाइक मैंने वैसे ही क्लास में इन्फॉर्म किया हुआ है बच्चों को कि हम ना लाइक थोड़ा सा 15 मिनट्स लेट स्टार्ट करके 15 मिनट्स लेट एंड करेंगे. ओके, सो I think if we talk about waves, we are done with what are continuous waves, particle की motion कैसे होती है, displacement किस तरह से होती है, displacement distance graph मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा दिया है, phase difference मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को. okay? और मैंने आप लोगों को intensity पढ़ा दिया wave की. okay? ये ग्राफ शराफ पढ़ा दिए किस तरह से इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ ग्राफ बनता है और एम्पलीट्यूड के साथ कैसा ग्राफ बनता है, और इसके कुछ एमसीक्यूज भी हमने डिस्कस कर लिए होंगे. आई थिंक ऐसा ही. आई श्योर ये यहाँ तक कर लिया था हमने. ओके, ठीक है. एक का दुक्का एमसीक्यू आप लोग ट्राई कर लीजिएगा और ना हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा. टुडे वी बिगिन आवर डिस्कशन ऑन डॉपलर्स इफेक्ट. ओके, now what is Doppler's effect? So देखिए, अब अगर फॉर एग्जांपल एक सोर्स ऑफ वेव है और एक रिसीवर ऑफ वेव है, जिसे आप डिटेक्टर ऑफ वेव कह सकते हैं, ऑब्जर्वर कह सकते हैं, लिसनर कह सकते हैं. ओके, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों रेस्ट पर है या देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, सो सोर्स जो भी वेव प्रोड्यूस करेगा जिस भी फ्रीक्वेंसी के साथ, the observer is going to observe or hear or listen to the same frequency. अगर सोर्स 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ कोई वेव प्रोड्यूस कर रहा है तो ऑब्जर्वर भी 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ उसे ऑब्जर्व करेगा, डिटेक्ट करेगा. But if there is a relative motion between the source and the observer, for example, observer rests पर है but source of the wave observer से दूर जा रहा है, okay, या source of the wave observer के करीब आ रहा है, in such a case the observer is going to observe or receive or detect a frequency different to what the source is producing. So there will be an apparent change in the observed frequency. Similarly, आपका let's say source अपनी जगह पे रेस्ट पर है but observer मूव कर रहा है, okay? observer कहीं दूर जा रहा है या करीब आ रहा है. In both the cases, तब भी जो आप फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेंगे और जो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी सोर्स प्रोड्यूस कर रहा होगा that will be different.
या लेट्स से दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, सोर्स एंड ऑब्जर्वर, या दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं. In all such scenarios where there is a relative motion between the source and the observer, so the observer is going to detect a frequency which is different to what the source is producing. This is called an apparent change. Actually, जो source आप produce कर रहे हैं वो observer सुन नहीं पा रहा है. There is an apparent change in frequency when the source and the observer are moving relative to each other. This phenomena in wave is called as Doppler's effect, because this was discovered by Dopplers, and not only discovered by Dopplers but also Dopplers was able to make equations कि भाई किस situation में आप क्या frequency observe करेंगे in comparison to what the source is producing. वैसे Doppler's effect एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके हर अलग अलग कैटेगरीज की ना अलग अलग इक्वेशंस है, उसकी अपनी अपनी डेरिवेशंस है. बट आवर सिलेबस इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड, वेरी लिमिटेड. हमारा जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड. पहली बात तो हमारे यहाँ सारी वेरिएशंस नहीं है, हमारे यहाँ बस एक ही वेरिएशन है, वो ये कि आपका जो ऑब्जर्वर है वो रेस्पर होगा और जो सोर्स ऑफ साउंड है ना या सोर्स ऑफ वेव है वो या तो आपके करीब आ रहा होगा या तो आपसे दूर जा रहा होगा ऑब्जर्वर्स. ओके, तो उसमें आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या चेंज ऑब्जर्व करेंगे, वो कैलकुलेट करना लाइक या वो मेजर करना वो हमारे सिलेबस में. तो लेट्स टॉक अबाउट इट. क्या कर वो. अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग प्लीज ध्यान में रखिएगा कि इन मोस्ट ऑफ द बुक्स डॉपलर्स इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड विद द एग्जांपल ऑफ साउंड वेव्स. जैसे मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा ना तो वो साउंड के ऊपर ही रख के दूंगा. ज्यादातर पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी ना साउंड वेव्स के ऊपर ही रख के बनते हैं ना डॉपलर्स इफेक्ट के. जैसे अगर कभी आपने ऑब्जर्व किया हो तो आप लेट्स से अगर कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ और इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी ऑब्जर्वेशन हो कि आप रोड पे खड़े हो और एक उसको क्या बोलते हैं एम्बुलेंस एम्बुलेंस बहुत तेज स्पीड में ना आपकी तरफ आती है. ओके, और फिर आपके सामने से गुजर जाती है. जब एम्बुलेंस करीब आती है ना तो जो आप वो जो सायरन उसका बज रहा होता है उसकी शार्पनेस आप फील करते हो ज्यादा, दैट इज मोर शार्प मोर श्रिल. और जब दूर जाता है तो वो शार्पनेस कम होना शुरू हो जाती है. देखो लाउडनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कोई चीज करीब आएगी तो ज्यादा सुनाई देगी, दूर जाएगी तो लाउडनेस कम हो जाएगी. आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट शार्पनेस. वो जो चुभती है ना कान में, जो जिसको आप श्रिलनेस कहते हैं, क्योंकि सोर्स जब ऑब्जर्वर के करीब आता है ना तो द सोर्स गेट्स टू हियर अ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देन व्हाट the observer gets to hear greater frequency than what the source is producing, and when the source is going away from the observer gets to hear lesser frequency than what the source is producing. तो डॉपलर्स इफेक्ट पढ़ाते हैं साउंड के ऊपर रख के एग्जांपल इतना ना कि लोगों को ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि डॉपलर्स इफेक्ट सिर्फ साउंड पे ही एप्लीकेबल है. तो मुझे याद है उन्होंने पास्ट पेपर में एक एमसीक्यू दिया था कि डॉपलर्स इफेक्ट इज एप्लीकेबल या ऑब्जर्वेबल ऑन साउंड वेव. दो और वेव्स लिखा और नीचे लिखा था ऑल ऑफ दिस. आप एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़िएगा, आप हैरान हो जाएंगे कि वो कहते हैं भाई पूरी दुनिया में हमने एग्जाम कंडक्ट किया और मेजॉरिटी बच्चों ने साउंड लिखा था. लाइक कोई एक रीजन ऐसा नहीं था जहां पे मेजॉरिटी लोगों ने ये लिखा होगा. कुछ होंगे जिन्होंने कहीं पढ़ लिया, क्योंकि बिकॉज यू जस्ट गेट एग्जामिनर भी इतना स्मार्ट है ना कि उसने बोले यार इन सब ने ना हमेशा ये एग्जाम्पल पढ़ी है ना, तो फॉर श्योर ये परेशान तो जरूर होंगे कि लाइक क्योंकि यूजली एक और एग्जाम्पल है जो हम दे देते हैं, जो रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट की एग्जाम्पल होती है. लाइक ब्लू से वो अभी नहीं समझा सकता क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी वगैरह पे इतनी बात नहीं की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की. तो वहां पे भी एक बहुत कॉमन है ना, जब स्टार आपके करीब आ रहा होता है या आपसे दूर जा रहा होता है तो किस तरह से रेड और ब्लू यानी एवरी कलर कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ फ्रीक्वेंसी ना. सो दैट वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो हर जगह ऑब्जर्वेबल है, डॉपलर्स इफेक्ट. तो इसको ध्यान में रखना. So all of the above because it is observable in all the world, तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है साउंड के ऊपर. So the apparent change in pitch or frequency of a source of sound when there is a relative motion between the source and the observer is known as Doppler's effect. अब देखो ये जो डेफिनेशन है ना ये मैंने बुक से उठाई है और
बुक ने तो डेफिनेशन में ही साउंड का लफ्ज लिखा है, ठीक है, बट एक्चुअली ये जो फेनोमेना है ये हर जगह ऑब्जर्वेबल है, ठीक है, तो उसको जरा ध्यान में रखिए। The frequency of the sound received by the listener is greater when the source approaches him, as he receives more waves per second than if the source is stationary. तो अगर source आपकी तरफ move कर रहा है, तो क्योंकि वो आपकी तरफ आ रहा है, then you're gonna receive more number of waves in a unit time, so you're gonna observe more frequency. However, when the source is moving away from the listener, fewer waves are received per seconds, and consequently the frequency is smaller. So आपने बस इतना याद रखना है कि जब source आपके करीब आएगा तो आप ज्यादा frequency observe करोगे in comparison to what is produced by the source, और जब source आपसे दूर जाएगा तो आप कम frequency observe करोगे in comparison to what is produced by the source. अब इसमें लाइक हमारे सिलेबस के स्कोप में कितना है? हमारे सिलेबस के स्कोप में सिर्फ 2 सिंपल इक्वेशंस हैं, उनको समझ लेते हैं। An equation for observed frequency when the source moves towards the observer. So let's say कोई नेताजी हैं जिनकी गाड़ी में बड़े बड़े सायरन बजे हुए हैं, सही है, या कोई एम्बुलेंस है, ये आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है और आप विद ऑल योर बिग ears, बड़े बड़े कानों के साथ आप उसको सुन रहे हैं, वो तो मेरे वैसे भी बहुत बड़े बड़े कान है ना। So this is a stationary poor observer and the source is coming towards the observer, okay? तो इसमें वेरिएबल्स का नाम क्लियर होना जरूरी है। इसमें सबसे आसान तरीका एक चीज ध्यान में रख लो, s का मतलब सोर्स है। s as a suffix means source. So when I say v is just the speed of the wave, s is the speed of source. असल में साउंड भी s से होता है और सोर्स भी s से होता है, तो कंफ्यूजन होती है, इसीलिए मैंने कहा इसको ध्यान में रखना ना कि सफिक्स में s का मतलब सोर्स है, ठीक है, सोर्स आपकी तरफ कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे ये डिसाइड होगा कि आप कितनी ज्यादा या कितनी कम फ्रीक्वेंसी सुनने वाले हैं। Fs is frequency of the source, which is the frequency produced by the source. The source of the wave जो wave produce कर रहा है वो किस frequency की produce कर रहा है, and O is observer, so that is the frequency observed by the observer. So if the source is moving towards a stationary observer, in such a case you are going to observe a greater frequency than what the source is producing. And if you want to have an equation that can help you figure out the value of frequency, so you can use the equation F naught equal FSV over V minus Vs, okay? This equation will be given in the data booklet, और ये बहुत जरूरी है बताना है कि this is given in the data booklet, और किस तरह से given in that I'll also explain. देखो वैसे तो डाटा बुकलेट में ना इक्वेशन ऑफ मोशन भी 2 गिवन होती है, ठीक है, बट मेरे ख्याल से अगर किसी बच्चे को डाटा बुकलेट से इक्वेशन ऑफ मोशन देखनी पड़ रही है ना, तो उसको चाहिए कि वो ए लेवल का एग्जाम देने ही ना जाए, ओके, बिकॉज इक्वेशन ऑफ मोशन यू नो v equal u plus ad is equal u ad plus ut plus half ad, इसका मतलब अगर आपको ये इक्वेशन डाटा बुकलेट देखनी पड़ रही है तो इसका मतलब आपने प्रैक्टिस की नहीं है, राइट, क्योंकि आपको हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप वैसे ही रटा जाओगे, ठीक है। अब ये टॉपिक है ना, लाइक क्लास में आधा घंटे की डिस्कशन है, और फिर इससे रेलेवेंट आप 8-10 क्वेश्चन कर लोगे, चलो 5-6 क्वेश्चन, तो एक दिन आप पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, फिर आप फिर 3 महीने इस टॉपिक को नहीं पढ़ोगे, समझ रहे हो आप? तो देयर इज अ लाइवलीहुड कि व्हेन यू अपीयर इन एग्जाम यू कैन फॉरगेट दिस इक्वेशन, यू नो, और है भी थोड़ी यू नो मिक्स एंड मैच एफएसवी और v minus vs, so it would be good if you can remember this, but it's more important that you remember that this is available in the data booklet. So किसी भी किस्म का रिस्क लेना, एक बार डाटा बुकलेट से देख लेना ऐसे इक्वेशन, ताकि वैल्यूज पुट करने में कोई गलती ना हो। So if the source is moving towards the stationary observer, so the observed frequency is going to be greater than the frequency of the source. So you can use this equation, okay? आपको पता होना चाहिए कि आपके सोर्स क्या फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, तभी आप ये डिसाइड कर पाओगे आप ऑब्जर्व कितना करोगे। अजान हो रही है? ठीक है,
अच्छा, अभी एक सवाल आ रहा है कि सर लाइक सर ये इक्वेशन आई कहाँ से? तो उसके लिए मैं अभी जब तक अजान हो रही थी मैं एक चीज सर्च कर रहा था। क्या हमारे ग्रुप पे क्या नाम है? अ, तो ना मैं एक एक मिनट रुकना। क्यों भूल जाऊंगा, इससे मैं अभी इसको आपको सेंड कर देता हूँ। जो आपका लोकल बोर्ड है ना, जो आपका इंटरमीडिएट है, सही है, उसमें ना ये टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। उनके सिलेबस के स्कोप में सारे केसेस अलोंग विद इट्स डेरिवेशन। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो मैं सिर्फ वो लोग जिनको शौक है वो चाहते हैं कि भाई लाइक इसकी डेरिवेशन पढ़े फारिग वक्तों में, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं डायरेक्ट क्लास में नहीं, मैंने एक जमाने में पूरा पढ़ाया भी था जब मैं एमकेट शेमकेट का कोर्स कवर करता था। मुझे बड़ा अरसा हो गया उसको पढ़ाए हुए भी, बट ये है इंटरेस्टिंग। अगर आप में से कोई भी चाहे ना इसकी डेरिवेशन पढ़ना। चलिए वापस आ जाएंगे सर, टेंशन नहीं है। एक मिनट रुकना बस, हो गया। एक, अच्छा, Doppler's effect, derivations and uses। ठीक है, मैंने ग्रुप पे भेज दिया था, आप लोग लाइक क्लास के बाद इसको देख लेना। सही, अभी हमारे सिलेबस में कि हमें ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। अच्छा, फिर सिमिलरली an equation for observed frequency when the source is moving away from the observer।
स्टेशनरी आपको ऑब्जर्वर, आपका सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। अभी भी द सिंबल्स हैव द यूजुअल मीनिंग्स। v का मतलब स्पीड ऑफ द साउंड है, vs का मतलब स्पीड ऑफ द सोर्स है, fs का मतलब फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस बाय द सोर्स है, और f नॉट का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर है। बट नाउ दिस टाइम because the source is moving away from the observer, so you get to hear a frequency which is greater than the frequency, which is lesser than the frequency that is produced by the source, क्योंकि आपका source observer से दूर जा रहा है। इस केस में भी the equation is very similar with the only difference कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्लस की जगह माइनस आ रहा है, so that is still fs v over v plus vs। तो यहाँ पे fs v over v minus vs है, और यहाँ पर fs v over v plus vs है। ये दो इक्वेशंस आपको आए तो अच्छी बात है, वरना जो डाटा बुकलेट में गिवन होता ना वैसे दिया होगा, ठीक है ना। डाटा बुकलेट में बस लिखा हुआ होगा डॉपलर इफेक्ट, और उसके आगे उसकी वैल्यू लिखी हुई होगी fs v over v plus minus vs। ओके, अब हमेशा याद रखना डाटा बुकलेट में इक्वेशंस तो दी हुई होती हैं, वेरिएबल्स या सिंबल्स के मीनिंग नहीं दिए। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एफएस का मतलब क्या है। ओके, ये नहीं कि सर पाशा ने बोला था डाटा बुकलेट में तो मीनिंग भी डाटा बुकलेट में ही होगी, वो आपको पता होना चाहिए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एस का मतलब सोर्स है आपका, कि लाइक सफिक्स में एस का मतलब सोर्स है। एफएसवी ओवर वी प्लस माइनस वी एस का मतलब, एक तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब प्लस इस्तेमाल होगा कब माइनस इस्तेमाल होगा। ओके, सो डाटा बुकलेट ने बस इक्वेशन लिख दी है, बट उन्होंने ये नहीं बताया प्लस माइनस का मतलब दोनों नहीं इस्तेमाल होंगे। ऑब्वियसली इट विल बी अ सिचुएशन व्हेन द सोर्स इज कमिंग टुवर्ड्स यू ना, यू गेट टू हियर ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। उसके लिए डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। डिनोमिनेटर छोटा उसका होगा जब चीजें माइनस हो रही होंगी। तो जब डिनोमिनेटर में नेगेटिव है ना, इसका मतलब द सोर्स इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, तब डिनोमिनेटर में नेगेटिव आएगा। जब सोर्स आपसे दूर जा रहा है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, मैं पॉजिटिव मतलब सम होके बड़ी वैल्यू आ जाएगी, डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू, तो फाइनल आंसर छोटा हो जाएगा, यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू छोटी हो जाएगी। दिस इज हाउ आई यूज्ड टू रिमेंबर व्हेन आई वाज एट योर एज। ओके, कि भाई मुझे पता था ये इक्वेशन तो मुझे मिल जाएगी, बट इसमें दो चीजें मुझे तंग करेंगी एग्जाम में, मैं भूल सकता हूँ कि पॉजिटिव कहाँ पे इस्तेमाल होगा, नेगेटिव कहाँ पे इस्तेमाल होगा। ओके, सो मुझे इतना तो पता था कि भाई जब सोर्स करीब आ रहा होता है तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। सो इफ आई वांट अ ग्रेटर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आई नीड टू हैव अ स्मॉलर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर छोटा सा होगा जब चीजें माइनस हो रही होंगी, समझ रहे हो आप मेरी बात। सो इफ देयर इज अ नेगेटिव साइन इन द डिनोमिनेटर इट मींस द सोर्स इज कमिंग टुवर्ड्स यू and you get to hear greater frequency. If there's a positive sign in the denominator, it means the source is going away from you and you get to hear like lesser frequency. यहाँ तक सारे क्लियर हैं। बाकी एक वजह आई कहाँ से, इसकी डेरिवेशन क्या भाई, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है और है भी लंबी खा इसकी डेरिवेशन। अगर एक दो स्टेप की छोटी छोटी होती है मैं जरूर करा देता, बट आई नो इफ आई स्टार्ट डिगिंग इनटू इट ना इट विल ओपन अ रिवर ऑफ क्वेश्चन। इसलिए मैंने आपके ग्रुप पे उसका फिर भी स्क्रीनशॉट डाल दिया कि अगर किसी को इतना ही शौक है खाली टाइम में पढ़ लेना, कोई मसला नहीं। सही है, अली समझ आया बेटा आपको? माहीन, डू गेट योर आंसर नाउ? आसिम, अच्छा इसके क्वेश्चन सिंपल आते हैं मुझे। पास पेपर का एक क्वेश्चन था जो बड़ा नमूना क्वेश्चन लगा ना, आई होप वी गेट अ चांस टू डिस्कस दैट क्वेश्चन, बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि हम सीआरओ डिस्कस कर लें और फिर हम इनके क्वेश्चंस कलेक्टिवली देख लेंगे ना। लाइक एक छोटा सा डिस्कशन। सीआरओ बहुत से लोग मेजरमेंट के चैप्टर में पढ़ाते हैं, जब शुरू शुरू में हम मेजरमेंट पढ़ रहे होते हैं ना, आप में जो अगर वो लोग जो कॉलेज में पढ़ रहे होंगे उन्होंने सीआरओ मेजरमेंट के साथ ही पढ़ लिया होगा जब बेस यूनिट मेजरमेंट्स पढ़ाते हैं। बट आई प्रिफर टू टीच कैथोड रे ऑसिलोस्कोप वाला टॉपिक विद द वेव्स, क्योंकि वो मुझे ज्यादा लॉजिक लगती है उसको कनेक्ट करने की यहाँ पे। ओके, CRO is cathode ray oscilloscope. Okay, so एक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या होता है भाई? इट्स अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू ऑब्जर्व आउटपुट वोल्टेज, पर्टिकुलरली ऐसा वोल्टेज जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ रहा हो या कम हो। ठीक है, तो कांस्टेंट तो हम वोल्टमीटर से भी देख सकते हैं, इससे भी ऑब्वियसली देख ही सकते हैं, बट जो एक्चुअल पर्पस है ना वो टाइम वेरिंग वोल्टेज ऑब्जर्व करना है। एक कैथोड रे ना एक मॉनिटर की तरह होता है, लाइक एक रेक्टेंगुलर शेप का की डिवाइस होती है जिसमें आधा हिस्सा तो पूरा उसकी स्क्रीन होती है, और स्क्रीन पर ना ऐसे ग्रिड्स बने हुए होते हैं, और साथ में ना नोब्स होते हैं डायलर टाइप के, जिसको आप मूव करके कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके, अब
कैथोड रे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लाइक कैथोड रे कहाँ इस्तेमाल होता है और इसका क्या पर्पज है। देखिए जैसे हमने भले इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर नहीं पढ़ा है बट शायद आपको थोड़ा अगर याद आ जाए, वो लेवल्स का आप पढ़ते हो तो ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, एक डीसी होता है ना, सेल होता है ना, फिक्स 6 वोल्ट आ रहा है 12 वोल्ट आ रहा है, एक ऑल्टरनेटिंग जैसे जैसे यहाँ पे ये देखो, ये जो पावर सप्लाई है ना, कहाँ गई पावर सप्लाई, ये यहाँ पे ना ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, लाइक वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है कम हो जाएगी, अगर आप इसको चेक करना चाहो ना, अब आपके पास एक वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर बेचारा डीसी सप्लाई के बारे में बता सकता है, एसी की एवरेज वैल्यू बता सकता है, बट अगर आप देखना चाह रहे हो ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपका सिग्नल यानी आपके पास जो इनपुट आ रहा है वो किस तरह चेंज हो रहा है, उसको आप रियल टाइम वेरिएशन देखना चाहते हो ना, तो उसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं सीआरओ। दो जगहों पर ये बहुत कॉमन है, एक हॉस्पिटल्स में, जहां पे भी आप देखेंगे कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई आईसीयू है, इस तरह की जगहों पर आपको जो अच्छे इक्विप्ड हॉस्पिटल्स होंगे ना, आपको भरे हुए नजर आएंगे, हर हर रूम में, हर लैब में, हर बेड के साथ सीआरओ चाहिए, और एक इंजीनियरिंग लैब में तो होता ही होता है, यानी उसके बगैर इंजीनियरिंग लैब किसी काम की। तो आपने देखा होगा कि कोई किसी किसी भी हॉस्पिटल में कभी आप किसी पेशेंट से मिलने गए हो, या अगर लेट्स से किसी भी रीजन की वजह से आप खुद कभी एडमिट हुए हो किसी ऐसे हॉस्पिटल में विच इज फुल्ली इक्विप्ड हॉस्पिटल, तो वहां पे आप देखेंगे आपके चारों तरफ मॉनिटर्स स्क्रीन लगे हुए होते हैं, और कोई भी पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है पर्टिकुलरली किसी क्रिटिकल सिचुएशन में, तो आप देखेंगे सबसे पहले ना उसकी शर्ट उतार के उसकी बॉडी में ना डिफरेंट पॉइंट्स पे सेंसर्स अटैच करते हैं, ऐसा लगता है पिन चुभा रहे हैं, हालांकि कुछ नहीं होता, बस वो सेंसर्स होते हैं जिसको रख देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपको किसी बंदे की लाइव हार्ट बीट चेक करनी है, कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है, तो आप क्या करोगे, उसके हार्ट पे अटैच करोगे, जैसे आप उसके हार्ट पे अटैच करोगे ना, तो उसमें थोड़ा सा सेंसर लगा होता है, अब हार्ट बीट is a vibration ना, continuous disturbance, continuous vibration के नतीजे में ना छोटा सा वोल्टेज बनना शुरू हो जाता है, आमतौर पर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं, A2 में डिटेल में पढ़ेंगे, बट इट्स वेरी इजी टू प्रोड्यूस अ वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन। तो अब आपका दिल अगर धड़क रहा है ना, तो उससे एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगा जो कि सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है कि हाँ भाई एक आउटपुट वोल्टेज आना शुरू हो गया। अब ऑब्वियसली दिल के धड़कने की जो भी फ्रीक्वेंसी होती होगी उसकी एक नॉर्मल रेंज होती है कि भाई अगर इस रेंज के अंदर वाइब्रेशन हो रही है, एम्पलीट्यूड आ रहा है, आउटपुट इस रेंज के अंदर आ रहा है, इसका मतलब अभी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल है। बट अगर हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली आप रियल टाइम में ना देख सकते हो स्क्रीन पे कि यार ये हार्ट बीट कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, समझ लो ना, कि आप 24 घंटे कान में वो लगा के रखो और कंटिन्यूस 24 घंटे कोई बंदा मॉनिटर नहीं कर सकता ना। फिर उसमें क्या होता है कि जाहिर है हॉस्पिटल के तो एडवांस इक्विपमेंट होते हैं, तो उसमें लाइक इवन डॉक्टर्स को याद करने की जरूरत नहीं है कि कितने वोल्टेज पे कितना हार्ट बीट होती है, उसमें नॉर्मल वैल्यूज फीड हुई होती है, तो उससे ही होता है, और उसमें ऑटोमेटिक सेंसर्स भी होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, तो उस पे, और अगर वो नॉर्मल रेंज से डिफरेंट है ना, वो वैसे ही बीप करना शुरू होता है कि अगर अगर जो भी उसका अटेंडेंट है वो कहीं और बिजी भी है ना, तो वो फौरन फोकस हो जाए कि भाई देयर इज एन अनयूजुअल सिग्नल जो कि नॉर्मल सिग्नल से डिफरेंट है। एंड इट्स नॉट जस्ट हार्ट बीट, there are numerous pulses, you know, there are numerous pulses in our body जिसको मॉनिटर करना कंटिन्यूसली जरूरी होता है, you know, किसी पेशेंट को जब आप ट्रीट कर रहे होते हो तो उसमें बड़े चांसेस होते हैं कि अगर आप एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट करते हो तो उससे कोई दूसरी चीज इम्पैक्ट कर सकती है, तो उसको ना रियल टाइम में मॉनिटर करना होता है, तो उसके लिए सीआरओ बेस्ट होता है, यू नो, लाइक प्रॉपरली क्या कहते हैं कैलिब्रेटेड सीआरओज होते हैं हॉस्पिटल्स में। फिर इंजीनियरिंग लैब्स में लाइक एक फिजिसिस्ट के लिए या एक इंजीनियर के लिए वो लैब किसी काम की नहीं जिस लैब में सीआरओ ना, बिकॉज as an engineer your task is to design circuits, you know, and if you are designing circuits you need to test the output, you know, different input। एक चीज होती है सिग्नल जनरेटर, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपकी पसंद के सिग्नल्स को प्रोड्यूस करे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मेन सप्लाई में तो 220 वोल्ट आ रहा है, अब मुझे किसी सर्किट में टेस्ट करना है 250 वोल्ट 240 वोल्ट, तो मैं कहाँ से लेकर आऊंगा, मुझे 400 वोल्ट चाहिए, मुझे 10 भी चाहिए, मुझे 15 भी चाहिए, फिर मेरे पास गवर्नमेंट जो फ्रीक्वेंसी दे दी है वो 50 हर्ट्ज है, मुझे 100 हर्ट्ज चाहिए, मुझे 200 हर्ट्ज चाहिए। तो एक डिवाइस होती है जिसका नाम है सिग्नल जनरेटर, जिससे आप अपनी पसंद का वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हो।
जस्ट टू टेस्ट इन अ सर्किट कि सर्किट का इस इनपुट पे क्या रिस्पॉन्स है, और फिर उस सर्किट का आउटपुट क्या होगा वो चेक करने के लिए यू नीड अ सीआरओ। आप समझ रहे हो ये काम किस तरह से करता है कि लैब में ना इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को टेस्ट करने के लिए, सिग्नल्स को जज करने के लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक सिग्नल जनरेटर जो आपकी पसंद का वोल्टेज प्रोड्यूस करे, और एक सीआरओ जो आउटपुट को देख सके कि भाई किस तरह का आउटपुट आ रहा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा आ रहा है, वोल्टेज कम आ रहा है। अब सीआरओ काम किस तरह से करता है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, यानी जो उसकी इंटरनल वर्किंग है ना कि किस तरह उसमें प्लेट्स लगी हुई होती हैं, किस तरह उसमें कैथोड रेज को यूज करके आउटपुट देखा जाता है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो ये कि एक लैब में जो सीआरओ की जो रीडिंग होती है ना उसको रीड कैसे करते हैं। इफ यू नो कि अभी आप किस सेटिंग पर हो, यानी आपने वाई एक्सिस को, वाई गेन को, एक्स गेन को किस डिवीजन पे सेट किया हुआ है, आपके एक डिवीजन की वैल्यू क्या है, जिसके बेसिस पे फिर आप आउटपुट बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि भाई अगर मेरे पास, जैसे मैं इसी चैप्टर में अगर आपके पास आ जाऊं पीछे, मैंने आपको एक लेट से ग्राफ दिया, ठीक है, ये ग्राफ है। मैं कहता हूँ उस ग्राफ में एम्पलीट्यूड बताओ, आप बता दोगे 3। मैं आपसे कहूँ इस साइकिल का टाइम पीरियड बता दो, आप बता दोगे 8। बट अगर अभी मैं ये हटा दूं, ओके, मैं आपसे कहूँ यार इसका एम्पलीट्यूड बता दो, इसका टाइम पीरियड बता दो, कैसे बताओगे आप? नहीं बता सकते हैं। अब सीआरओ में जो जो सामने आपके जो वो आता है ना, लाइक जो आपके सामने जो वेव बनी हुई आती है वैसी आती है, ठीक, उसमें स्क्रीन पे लिखा हुआ नहीं होता 5 10 15, स्क्रीन पे बस ऐसे आउटपुट बना हुआ आता है, ओके। और नीचे आपने सेटिंग खुद की हुई होती है कि भाई एक सीआरओ में, यानी एक गिवन स्क्रीन में इस एक बॉक्स का मतलब क्या है, ओके। फॉर एग्जाम्पल इस एक बॉक्स का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैंने वाई एक्सिस पे सेटिंग अभी इस वक्त ये की हुई है कि 1 बॉक्स इज 20, तो इस केस में जो मेरा एम्पलीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि दो बॉक्सेस हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? लिखा हुआ नहीं होगा, नीचे सेट हुआ होगा, नीचे सेटिंग बनी हुई होगी, वो सेटिंग आप जाके देखोगे, उस पर लिखा हुआ होगा कि अच्छा भाई अभी आपकी जो करंट सेटिंग है उस हिसाब से आपके वाई एक्सिस पे एक बॉक्स जो है ना वो 20 के बराबर है, तो आपका एम्पलीट्यूड दो बॉक्सेस पे आ रहा है ना, तो आपको पता लग जाएगा आपका एम्पलीट्यूड कितना है, 40 है। समझ रहे हो आप मेरी बात? सिमिलरली एक्स गेन जिसे हम टाइम बेस्ड सेटिंग कहते हैं, वो फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपसे कहते हैं एक बॉक्स इज 5, तो आपके पास कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 5 40, तो आप बोल दोगे 40 सेकेंड्स का जो है ना मेरा टाइम पीरियड है। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि आपके पास जो सीआरओ है ना, लाइक उसमें स्क्रीन एक फिक्स स्क्रीन है, उसी स्क्रीन में आपने 10 वोल्ट का सिग्नल भी देखना है और 10,000 वोल्ट का सिग्नल भी देखना है। उस स्क्रीन पे ही आपने एक 10 माइक्रो सेकेंड्स का सिग्नल भी देखना है टाइम पीरियड के हिसाब से, और आपने शायद 10 मिनट का टाइम पीरियड वाला सिग्नल भी देखना है। तो ऑन द सेम स्क्रीन आप कैसे देखोगे? आप सिर्फ डिविजन चेंज कर दोगे, समझ रहे हो? आप समझ रहे हो, लाइक आपने एक्स एक्सिस पे एक बॉक्स की क्या वैल्यू रखी है और एक और वाई एक्सिस पे एक बॉक्स की क्या वैल्यू रखी है। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। This is used to observe output voltage. ये देखो, ये डायलर है, ये नॉब्स है, एक वाई गेन सेटिंग का है लेट्स से, जो मुझे बताएगा वोल्टेज सेटिंग, और एक टाइम बेस्ड सेटिंग का है। अब फॉर एग्जांपल 5 10 50 100 चार ऑप्शन है, वैसे बहुत सारे होते हैं। एक सीआरओ जो अच्छा सीआरओ होता है ना 2-2.5 मिलियन से ऊपर का होता है, 20-25 लाख से कम का नहीं होता। बट अभी लेट्स से एक सिंपल सा सीआरओ जिसमें मेरे पास चार पॉसिबल सेटिंग्स है, या तो मैं अपने नॉब को, अपने डायलर को 5 10 50 या 100 पे रख सकता हूँ। तो अभी मेरे पास लेट्स से मैंने इसको ना लाइक 10 पे रखा हुआ है, सही है, वाई गेन। तो 10 पे रखने का मतलब ये कि 10 वोल्ट्स पर डिवीजन, यानी वाई एक्सिस पे एक एक बॉक्स जो है ना वो 10 वोल्ट के बराबर होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? और
एक्स एक्सिस पे मेरे पास लेट्स से 3 ऑप्शन थे, 5 10 20, मैंने अभी 20 पे सेट किया हुआ। तो अभी लेट्स से 20 का मतलब 20 मिली सेकेंड्स पर डिवीजन, यानी एक्स एक्सिस पे एक बॉक्स का मतलब 20 मिली सेकेंड। समझ लो आप मेरी बात। जब तक आपको ये सेटिंग नहीं पता होगी ना, मैं आपके आगे वेव बनाऊंगा वो किसी काम की, बिकॉज कुछ लिखा हुआ थोड़ी जाएगा उसमें, तो वेव बनी हुई नजर आएगी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये वेव आई, अब मैं आपसे कहता हूँ यार इस वेव का एम्पलीट्यूड निकाल दो, ओके? मैं आपसे कहता हूँ यार ये जो मेरे पास वेव आ रही है इस वेव का टाइम पीरियड निकाल दो, तो अब आप खेल सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि यार लेट्स से दिस इज योर एक्स एक्सिस, तो आपका एम्पलीट्यूड कितने डिविजन्स का है? डिविजन्स कितने एम्पलीट्यूड में? 2 डिविजन्स। 2 डिविजन का मतलब 2 बॉक्सेस का है ना एम्पलीट्यूड, ओके? और अलोंग वाई एक्सिस पर डिवीजन कितना सेट हुआ हुआ है? 10 सेट हुआ। तो आपका एम्पलीट्यूड कितना होगा? 20। आप समझ रहे हो मेरी बात कि भाई अलोंग वाई एक्सिस एक बॉक्स 10 का है, क्योंकि आपका नॉब सेट 10 पे सेट हुआ ना, आपका डायलर अभी 10 पे सेट हुआ हुआ। 10 का मतलब 10 वोल्ट्स पर डिवीजन। आप कितने डिवीजन के हो? 2 डिवीजन के हो ना। तो आपकी जो पीक वोल्टेज होगी ना, जिसे आप एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी, वैसे तो 2 डिवीजन है, 2 बॉक्सेस है, बट एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 10। एक मिनट ये जरा मैं वो हटा दूं। तो जो आपका पीक वोल्टेज है वो 2 इंटू 10 यानी 20 वोल्ट्स का होता है। समझ लो आप लोग मेरी। सिमिलरली एक्स एक्सिस पे यहाँ पे टाइम ही बताते हैं और कुछ भी नहीं बताते। तो एक्स एक्सिस का मतलब टाइम बेस। अब एक कंप्लीट साइकिल जो है आपका, ये एक पूरी कंप्लीट वेव एक्स एक्सिस में कितने डिविजन्स पे बन रही है? टोटल 4 बॉक्सेस है, 4 डिविजन्स, ओके? 1 2 3 4। यू विल गेट दिस। तो जो आपका टाइम पीरियड हो जाएगा, वैसे तो 4 बॉक्सेस हैं, बट एक बॉक्स कितने का? 20 मिली सेकेंड्स का है, ओके? 20 मिली सेकेंड्स। सो मुझे इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 1 बॉक्स इज 20, तो ये हो जाएगा 80 मिली सेकेंड्स। ये मेरा टाइम पीरियड है। अब आपको मुझसे कहता फ्रीक्वेंसी निकाल दो, तो 1/t हो जाएगा, मेरी सन की पावर -3। यहां से आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी 12.5 हर्ट्ज। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? आई विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो इतना मुश्किल नहीं है। आई मीन ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं किसी नॉन फिजिक्स स्टूडेंट को भी पढ़ा सकता हूँ, बिकॉज इसमें फिजिक्स नहीं लग रही है, इट्स जस्ट स्केल रीड करना कोई भी कर सकता है। बट ये पूछते हैं एग्जाम में, मैं भी एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको आइडिया होगा। Anyone who has any confusion, please feel free to ask, or particularly people listening to us online, just write all clear on chat so I can move forward. So why did you have written 10 to the power -3? Sorry, can you please repeat your question? So why have you written 80 10 to the power -3? Where did this -3 come from? Bro, you see, actually the setting is milliseconds, na? Millisecond की power -3. Okay, thanks. Oh yeah. So can CRO be a part of practicals? यार CRO ना लैब में नहीं पूछा जा सकता, यानी एग्जामिनर हैज एवरी राइट टू आस्क। जो आपका जो सिलेबस है ना, जो आपका कॉलेज है जिसको एंडोर्समेंट मिलती है, ए लेवल एफिलिएशन, जो एक्रेडिटेशन मिलती है कैम्ब्रिज की तरफ से, वो उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक कि आपकी लैब में सीआरओ ना हो। सो कैम्ब्रिज की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि लाइक दिस टॉपिक शुड बी टॉट विद द सीआरओ इन द क्लास। कॉलेज के पास होता भी है तो कॉलेज से जब एक्रेडिटेशन का टाइम होता है तब ब्रिटिश काउंसिल का जब विजिट होता है उनको दिखा के वापस डब्बे में रख देते हैं, बिकॉज एक्सपेंसिव बहुत है।
फिर एक आमतौर पर कॉलेज की पॉपुलेशन कितनी होती है, 400 500 1000 बच्चा तो हर कॉलेज में होता है, सही है। अब 1000 बच्चा अगर कॉलेज में है ना, तो एक सीआरओ में 1000 बच्चा निपटेगा, सीआरओ निपट जाएगा, सही है, सीआरओ खराब हो जाएगा। आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना 50,000, उसमें सीआरओ नहीं आता, तो द कॉलेज हैज टू प्रोटेक्ट इट्स सीआरओ, ओके। फिर अगर लैब के एग्जाम में सीआरओ आएगा तो सबका लैब एक जैसा होगा, तो अगर एक वक्त में 100 बच्चे एग्जाम देना, तो दे नीड 100 CROs in the lab, which is simply not possible. So I do not find a way, they are gonna give CRO in practical exams, because it's simply impossible to execute its practical, because सारे कॉलेज बोलेंगे भाई हमारे पास है ही नहीं सीआरओ, तो हम कैसे आपका लैब करा दें। बिकॉज मैं लैब सुपरवाइजर रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि जब वो लैब एग्जाम्स होते हैं तो उससे पहले जो पूरी इक्विपमेंट की लिस्ट आती है ना, उसमें दे हैव टू मेक श्योर कि उसकी जो कॉस्ट हो ना वो चिल्लड़ हो। लाइक आपने देखा होगा फिजिक्स वगैरह के जो प्रैक्टिकल से लकड़ी के पीसेस इस्तेमाल हो रहे हैं, ये वो, because they cannot come up with something which is very expensive and has to be given to every child. समझ रहे हो आप मेरी बात? तो नहीं, कॉलेज की भी जितनी भी हो, कॉलेज पर बच्चा सीआरओ नहीं अफोर्ड कर सकता। अबे 20-25 लाख का सीआरओ आता है, नहीं सर बाकी सामान तो अफोर्ड कर सकते हैं ना, सीआरओ नहीं कर सकते। हाँ नहीं, वो तो उसमें कवर्ड होता है। नहीं, जो कैम्ब्रिज की जो एग्जाम में सवाल होता है ना, आपको लगता है कॉलेज अपने जेब से देता हो? नहीं, वो लाइक उसकी जो इक्विपमेंट की कॉस्ट होती है ना, वो जो आप फीस पे करते हो ना, लैब की फीस तो कम थोड़ी होती है। लाइक एग्जाम फीस की बात कर रहा हूँ। इस बार तुम लोगों की रजिस्ट्रेशन कितनी की? 40-45 हजार की तो होगी। लैब वाले सर 40,000 समथिंग है ना। 40,000 रुपया आप 3 पेपर की दे रहे हो, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3, तो उसमें जो नॉन साइंसेस वाले होते हैं उनकी कम होती है, उनकी 25-30 होती है, समझ लो, तकरीबन 8-10 हजार का डिफरेंस होता है। तो वो उसी का डिफरेंस है कि वो जो लैब की इक्विपमेंट का सामान आता है वो तुम बेफिक्र हो, तुमसे पैसे पूरे लेते हैं उसके, हमारा हम वापस लेके देंगे। ओके, सो एक काम करते हैं, एक पास पेपर का क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। इसका देखो इस तरह से, आपको एक उन्होंने ग्राफ दे दिया, सही। अब इसमें कुछ पता ही नहीं है, वाई एक्सिस पे वैल्यू लिखी हुई हो तो फिर तो क्या ही बात है, हम 2 मिनट में पढ़ के बता दें इसका एम्पलीट्यूड क्या है, उसका टाइम पीरियड क्या है, समझ रहे हो? तो बस वो आपको एक आउटपुट दे देंगे स्क्रीन पे, यानी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके दे देंगे आप, सीआरओ की स्क्रीन। बट दे हैव टू टेल यू कि 1 सेंटीमीटर का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ दिस इज 1 सेंटीमीटर, और फिर क्वेश्चन में उन्होंने इन वर्ड्स एक्सप्लेन किया हुआ टाइम बेस्ड सेटिंग ऑफ सीआरओ इज 250 माइक्रोसेकंड्स पर सेंटीमीटर, यानी ईच सेंटीमीटर काउंट्स फॉर 250 माइक्रोसेकंड्स। समझ रहे हो आप मेरी बात? अच्छा, आपको क्या निकालना है? शो द फ्रीक्वेंसी 1600 हर्ट्ज, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो टाइम पीरियड निकाल लो, उससे फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। तो टाइम पीरियड के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस है, वो ये है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे बनी हुई एक वेव है, तो आप एक वेव का टाइम निकाल लो और फिर सॉल्व कर लो। बट जैसे आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पे मल्टीपल वेव्स बनी हुई है, तकरीबन 2-2.5 वेव्स बनी हुई है। सो इफ यू हैव लाइक 2 or 3 waves available on a screen, so it's better that you find the length of 3 waves and then divide it by 3. Okay, so that is going to reduce errors and improve your precision. Okay, जैसे यहाँ पे अगर मल्टीपल वेव्स बनी हुई है ना, तो I would want to take at least 2 waves. आप देखो ना, ये पूरी एक वेव हो गई पीक से भी, फिर ये एक और वेव हो गई पीक से भी, तो ये जो टोटल 2 वेव्स है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, क्योंकि ये 2 वेव्स है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी टाइम पीरियड, दिस इज गोइंग टू बी ट्वाइस द टाइम पीरियड। ओके, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। And this is taking 1, 2, 3, 4, 5 centimeters. Okay, so twice the time period is equal to 5 centimeters. Do you all understand? So time period is 2.5 centimeters. बड़ी अजीब सी बात है कि सर टाइम पीरियड सेंटीमीटर्स में थोड़ी निकलता है, ये तो एक्चुअली आपने यू समझ लो 2.5 डिविजन्स निकालने। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 250 माइक्रोसेकंड्स पर सेंटीमीटर, मैं क्लियरली लिख देता हूँ 250 माइक्रोसेकंड्स पर सेंटीमीटर का मतलब है ईच सेंटीमीटर इज इक्वल टू 250 माइक्रोसेकंड्स। समझ रहे हो आप मेरी बात? सो
if you have a time period of length 2.5 centimeters, so 2.5 डिविजन्स हैं ये, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे एक डिवीजन की वैल्यू से, which is 250 माइक्रोसेकेंड्स, यानी 250 एक्सपोनेंट -6, यहाँ से आपको टाइम पीरियड मिलेगा। मुझे बताया भाई सारे, सबके पास समझ में आ रही है कि मैंने टाइम पीरियड कैसे निकाला है? माइक्रो इज 10⁻⁻6 होता है। हाँ, लास्ट टाइम मिली था ना, वो 10⁻³ होता है, माइक्रो 10⁻⁻6 होता है। ऐसा कैन यू रिपीट? बिल्कुल ऐसा। देखो क्यों, मेरे पास मल्टीपल वेव से तुम्हें ये बात समझ में आती है। मैंने दो वेव, मैंने कहा यार एक कंप्लीट वेव और दूसरी कंप्लीट वेव, and they are taking a total distance of 1 2 3 4 5 centimeters. So do you agree with the idea that 2t is equals to 5 centimeters, and it was the time period is 5 centimeters, so time period is 2.5 centimeters. अब 2.5 सेंटीमीटर आपका टाइम पीरियड नहीं, एक्चुअली वो तो सीआरओ की डिविजन है। 2.5 डिविजन का आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में आपको स्केलिंग दी हुई है 250 माइक्रोसेकंड्स पर सेंटीमीटर, व्हिच इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 250 microseconds. How many centimeters you got? You got 2.5 centimeters. तो आपके जितना भी सेंटीमीटर उसको आप 1 सेंटीमीटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, which is 250 microseconds, और 250 into 10⁻⁻6। अब क्या निकालना है? अब निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो ये पूरा टाइम पीरियड तुमने निकाला है ना, इसको 1/, कर दो, आंसर 1600 आएगा। हाँ भाई चलेंगे। नहीं, ये गाना मैं आज सुबह A2 के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, ऐसा सो रहे क्लास में, बेचारे इतना थके हुए थे। क्या था, कल उनका कोई साइंस इवेंट था, तो फिर मैंने प्रॉपर क्लास में गाना लगाया, तारे जमीन पे सुने, वो फ्रेश हुए हैं। फिर मैंने कहा भाई अब पढ़ ले थोड़ा सा। Are you all with me? इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है ना भाई, गाना सुना अब्दुल्ला, because there's 2 cycle, okay? अब्दुल्ला शहजाद, इसका जो क्वेश्चन, इसका जो सेकंड पार्ट है ना भाई, वो तो पढ़ के ही मुझे बुखार आ जाए। कैम्ब्रिज वाले बड़ा कहते हैं कि यार हमारा क्वेश्चन ना इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ क्वेश्चन। They're true more than 95% of the science, but you know sometimes वो ऐसा क्वेश्चन बना देना आपकी पढ़ के हट जाए, क्या पागल हो गया। Like okay, I will solve this question, but you know like I will ask myself why the hell is he asking this and what is the point of finding this? और सिचुएशन बहुत ही है। देखो हमने लोगों को पार्टीज में देखा है, कभी कभी आउट हो जाते हैं लोग, तो उर्दू जबान में कहते हैं लोगों को हाल आ जाता है। तो पार्टी में लगे हुए गुब्बारे फाड़ना शुरू हो जाते हैं, उछलना शुरू हो जाते हैं, धक्के देना शुरू हो जाते हैं। बट इस सवाल में जो हो रहा है ना, आई एम येट टू सी दैट इन अ पार्टी। इस सवाल में एक ऐसा हो रहा है जो मेरे ख्याल से if someone is really high ना, but I still doubt like you know he or she is going to do this in any party. What is happening in this question? अभी जो आपने जिस CRO को यूज करते हुए आउटपुट निकाला था, वो जिस भी साउंड का निकाला था उसकी फ्रीक्वेंसी आपने निकाला था 1600 हर्ट्ज 69। अब देखिए बंदा क्या करता है। The loudspeaker emits the sound in all direction. A person attaches the loudspeaker to a string and then swings the loudspeaker at a constant speed in a horizontal circle above his head. मैंने आज तक नहीं देखा किसी बंदे को कि किसी पार्टी में उसने लाउड स्पीकर को रस्सी से बांध के अपने सर के ऊपर घुमाया, यू नो लाइक। उससे ज्यादा खतरनाक चीज पता ही है, इस पे सवाल बनाना। अब सवाल क्या है कि जो आपके सामने बंदा खड़ा हुआ होगा बेचारा ऑब्जर्वर, उसकी जिंदगी अजाब होने वाली, बिकॉज यू हैव अ सोर्स ऑफ साउंड और आप उस सोर्स ऑफ साउंड को क्या कर रहे हो, अपने रस्सी से बांध के अपने सर के ऊपर घुमा रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, सो जब ये घूम रहा होगा ना,
तो एक पॉइंट ऐसा होगा जब ये लाउड स्पीकर आपकी तरफ जा रहा होगा, तो जब वापस आ रहा होगा तो ये आपसे दूर आ रहा होगा. So when the source of sound is moving towards you, you get to hear a frequency greater than what the source is producing. And when the source of sound is moving away from you, you get to hear a frequency which is less than what the source is producing. So you can understand हिमेश के गाने कैसे बनते हो. वो जो एकदम से आशिक बनाया जो हो जाता है, तो वो जो बनाया जो होता है ना, लाइक एकदम से श्रिलनेस बढ़ जाती है और एकदम से कम हो जाती है. मेरे ख्याल से वो सुनने वाला यही करता होगा कि लाउड स्पीकर को घुमाता होगा और फिर उसकी रिकॉर्डिंग होती है. प्लीज सही है. तो लाउड स्पीकर इन बी जिसकी फ्रीक्वेंसी 16,000 हर्ट्ज 1600 हर्ट्ज थी. दिस इज द गाय विद लाउड स्पीकर इन हिज हैंड एंड he is like, making sure that it's forming a horizontal circle over his head. And then there is this poor stationary observer who has to bear with this. So there is a time when the source is coming towards you during the course of its circular motion, and there's a time when the source is moving away from you. Okay. Now the question says the observer standing a large distance away from the source hears a sound of maximum frequency 1640. उसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है वो ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है. ऑब्जर्वर वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है. सोर्स वाज 1600 and what the stationary observer is observing is 1640. तो 40 हर्ट्ज ज्यादा सुनाई दे रहा है इसको. ठीक है. आप लाउड स्पीकर की स्पीड बताते हैं. ठीक है. अगेन इसी कोई तुक नहीं है, लेकिन एक बंदा का लाउड स्पीकर सर के ऊपर घुमा रहा है, तो आप क्या करोगे उसकी स्पीड निकालेंगे. बट अब उन्होंने बोला तो निकाल लेते हैं. तो पहली बात तो आपने कौन सा सिचुएशन यूज करना है. when the source is coming towards you. In such a case, your observed frequency is greater than the source frequency, and the equation that you use is V F naught is equals to Fs into V over V minus Vs, where F naught or Fo is the observed frequency, Fs is the frequency produced by the source, V is the speed of the wave, or in which in this case is the speed of sound, which is given to you as 330 meters per second, and Vs is the speed of the source, which is to be determined in this question. So the observed frequency is 1640. Okay. You hear a maximum frequency of 1640, and your source was producing 1600, right? V is just the speed of the sound, which in this case is 330. याद रखिएगा, अक्सर एस्टिमेशन में पूछते हैं साउंड की स्पीड एयर में आमतौर पर 320, 330, 340, 350 के बीच में होती है. टेम्परेचर के डिफरेंस से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है, बट एयर में मोर और लेस ये स्पीड होती है. शायद ये रेंज आपने ओ लेवल्स में भी याद की हो, ए लेवल में पूछते हैं, तो ध्यान में रखिएगा. V is again speed of sound, which is 330, minus Vs is my unknown, which I need to determine. तो यहाँ से all I have to do is to make Vs as the subject. इसको मैं Vs को subject बनाऊंगा. I'll get 8 meters per second. बोलो ना, समझे? दोबारा बताओ. Important question. It hears a maximum sound. You get to hear the maximum sound when the frequency is the greatest. And when is the frequency greatest? When the source is coming towards you. Okay, so you are going to use the equation where the source is coming towards you. Yeah, that is given in the question. ये इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जो आपने पीछे 1600 वर्ड्स निकाला था ना. क्योंकि मुझे याद है इस क्वेश्चन पे ना मैं 10 मिनट लगा चुका था. मुझे लग रहा था कि ये बहुत दिमाग लगेगा, क्योंकि मैंने कहा यार अजीब सवाल है जिसमें सोर्स की फ्रीक्वेंसी नहीं दी है. पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था. 10 मिनट बाद मुझे समझ आया यार लाउड स्पीकर इन बी. अब इन बी का मतलब लाइक पूरा लिख देता लाउड स्पीकर इन बी, जहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लो. मैंने कहा पीछे लाउड स्पीकर, मुझे याद ही नहीं पड़ रहा कि पीछे उसी की तो फ्रीक्वेंसी. मैं कह रहा हूँ यार ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. इसमें इसने सोर्स की फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी. मैं दो इक्वेशन बना रहा हूँ, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ, सब कर लिया भाई, नहीं निकल रहा. उसके बाद इंटरनेट पे या मार्किंग स्कीम देखी, मार्किंग स्कीम देख के मैं 1600 कहाँ से आ गया, 1600 कहाँ से आ गया. इतनी देर बाद समझ में आया पीछे वाला क्वेश्चन का अगला पार्ट है यार, उसमें वो 1600 हर्ट्ज यूज करना. So it's not just you, I have been through this. So are you all good till now?
यहाँ से हमारा वेव्स का फंडामेंटल पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। इसमें छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट है 10-15 मिनट के, दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। और फिर हम स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह सुपरपोजिशन ऑफ वेव where the actual party begins, और इंशाल्लाह आपको उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी as long as you have understood the fundamentals of wave properly। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।